This program is sponsored by नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम चलो बात करके देखते हैं। मैं हूँ हक्कानी अलकासमी और मेरे साथ हैं बहुत ही मारूफ शख्सियत मोहतरमा गज़ाला समीर साहिबा, जो एक टीवी आर्टिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं, शायरा भी हैं। उनका ताल्लुक़ दारुस्सूरूर रामपुर से है, जो इल्म अदब का एक बड़ा गहवारा है। वहाँ के माहौल के अंदर जो अदबियत और तख्लीकियत है, उसकी रूह उनके अंदर भी बसी हुई है। गज़ाला साहिबा, आपका हॉट केक स्टूडियो में खैर मक़दम है। पहले तो आप सबको मेरा सलाम। उसके बाद हक्कानी साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आज उन्होंने मौका दिया यहाँ आकर अपने बारे में कुछ बताने का। जी हाँ, गज़ाला साहिबा, आपका ताल्लुक़ रामपुर जैसी सरज़मीन से है। ज़ाहिर है कि एक मुस्लिम और दकियानूसी माशरा है। वहाँ मकानों के नक्शे तो ज़रूर बदल गए हैं, लेकिन ज़हनों के ज़ाविये तब्दील नहीं हुए। तो एक दकियानूसी मुस्लिम माशरे में रहते हुए आपको तालीम या उसकी तरक्की के ताल्लुक़ से किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? देखिए, तालीम की में जो है मैं ये कहूँ कि दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरे घर का माहौल एक ऐसा था कि जहाँ पे सभी तालीम याफ्ता हैं, तकरीबन सभी हैं। अब देखिए, किसी भी ख़ानदान में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा हो जाता है कि 10 पढ़ते हैं, उसमें एक रह जाता है, वो एक अलग सी बात है। मेरी तालीम शुरू से बहुत अच्छी रही। मेरे पापा का उसमें सबसे बड़ा हाथ रहा, मेरे वालिदैन का सबसे बड़ा हाथ रहा कि हम लोगों की तरबियत पे, तालीम पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। देखिए, और छोटी उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी, तो मेरी तालीम टूटी ज़रूर, लेकिन उसके बाद से मैंने दोबारा शादी होने के बाद मैंने तालीम हासिल की। कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया मेरे पढ़ने पे या मेरी ज़हनी सोच पे। मैं लिखती भी थी शुरू से, मैं अदब से भी जुड़ी थी। मेरे पापा चाहते थे कि मैं अदब से जुड़ूं, तो वो शुरू से ये कोशिश करते थे कि मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाऊं, मेरी बच्चियां किसी मुकाम पे रहें। उनकी एक अच्छी एक कोशिश रही कि उन्होंने हर मोड़ पे हम लोगों को सपोर्ट किया। सबसे बड़ा एक कॉलम जिसे कहते हैं ना, वो मेरे पापा मेरे लिए थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो मतलब मैं बहुत खुद को मुझे लगता है कि मैं बहुत अकेली सी हो गई हूँ, क्योंकि वो हर जगह सपोर्ट करते थे। मैं उस शहर से, आप सही कहते हैं कि मैं ताल्लुक़ रखती हूँ कि जहाँ पे लोगों के जहन जो है अभी भी नहीं बदले हैं, ये हकीकत है। नहीं, ये बतलाएं गज़ाला साहिबा, ये जो सोशल मतलब कंजर्वेटिज्म है, उसका कितना मनफी असर पड़ा औरतों की तालीम पे या तरक्की पे या तख्लीक के ऊपर? अब आप ये कहेंगे औरतों के ऊपर कितना असर पड़ा, मैं ये कहूँगी कि देखिए, आप ये कहेंगे कि हमारा समाज हमें आगे नहीं बढ़ने देता। पहले शायद आपके ही मैं सवाल के जवाब पर आ जाऊंगी, लेकिन अगर औरतें, पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हमारे ऊपर इस चीज़ का असर नहीं पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर असर। मैं भी उस घर की हूँ, बहुत पर्दे में रही हूँ। मेरा माहौल रामपुर का दूसरा है। हम लोग बहुत एक दायरे में पले बड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने के बाद, आगे बढ़ने के बाद, अपने ख्यालातों को आगे लाने के बाद में अगर मैंने ये चाहा कि मैं कुछ करूं, तो मैं कुछ करना चाहूं तो मैं कर सकती हूं। देखिए, मेरे खिलाफ मैंने मतलब अगर ये चाहा कि मैं मीडिया में आऊं, एक मिसाल दे रही हूं मैं आपको, अगर मैंने लिखा तो उसमें मेरे फादर ने साथ दिया। मैं मीडिया में आऊं तो उसमें थोड़ा सा एतराज़ भी रहा, लोगों का तकरीबन एतराज़ रहा, लेकिन मैंने ये चाहा कि मैं इस मोड़ पे थोड़ी सी आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, जी। तो मैं धीरे धीरे बढ़ी। मुझे पता था कि जब मेरे प्रोग्राम टीवी पे आते थे तो मैं डर के मारे घर में नहीं बताती थी कि मेरे ऊपर एक, मतलब मुझे सब बुरा भला कहेंगे कि मेरे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, मैं टीवी में आ रही हूँ। कोई लोग, मेरे मामू या कोई रिश्तेदार देखते थे, अरे हमने तो तुम्हें टीवी में देखा था, मतलब एक अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। जी। उन लोगों को एतराज़ होता था इस चीज़ का। तो देखिए, वो मेरे अंदर उस वक्त, आप ये कह लीजिए कि जब मैं यहाँ आई हूँ दिल्ली में, तो कुछ मुझे ऐसी मेरी मतलब एक घरेलू कुछ प्रॉब्लम्स भी ऐसी थी कि मैं कुछ काम करके उन ज़रूरतों को पूरी करना चाहती थी। सियासत का मुझे शौक़ था, तो वो एक मुझे क्या कहते हैं कि शोहरत की एक अंदर से एक लालसा थी कि हाँ मुझे एक शोहरत भी मिले। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। लोगों ने बहुत एतराज़ किया। आज के वक्त में रामपुर की दुनिया में हाँ ये हकीकत है कि वो शहर आज अच्छा होता जा रहा है, लोगों के जहन बदल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं बदले हैं। लेकिन
लेकिन अगर एक लड़की चाहे, एक औरत चाहे, तो वो खुद अपने आप को बदल के आगे बढ़ सकती है। नहीं, ये जो आपके साथ हुआ ये तो पुराने ज़माने से हो रहा है। जैसे बहुत सारी ख़वातीन नॉवेल लिखती थी, तो जैसे वालदे अफजल अली के नाम से उनका नॉवेल छपता था, उनके नाम से नहीं छप पाता था। तो इस तरह की सूरत हाल तो रही है औरतों के साथ। तो खैर अब थोड़ा माहौल बदला है, मंजरनामे में थोड़ी सी तब्दीली आई है, वुमेन एम्पावरमेंट का भी मसला था, तो उसकी वजह से तो। लेकिन जो दकियानुसी मुस्लिम माशरे की ज़हनियत अभी तक मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हो पाई है। बिल्कुल नहीं। उसके बावजूद भी आप शायरी कर रही हैं, थिएटर की दुनिया में है, ड्रामे कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता है जैसे आपने जो समाजी जो रस्में हैं या रसूमात हैं, जो अक़दार, उससे थोड़ी सी बगावत भी किया। मैंने बगावत की, मैंने लोगों की बहुत बुराइयां ली। लोग मेरे अपने रिश्तेदारी में जो थे वो मुझे बुरा कहते थे, अच्छा नहीं कहते थे, मैं एक कड़वा सच बोल रही हूँ, लेकिन उन्हें मेरी मजबूरियों का नहीं पता था कि मेरे घर में रोटी पक्की है कि नहीं पक्की है। उन्हें सिर्फ बातें बनाने का एक मौजू मिल जाता था कि अरे मेरे फादर के माशाल्लाह बहुत अच्छी हैसियत के मालिक थे, तो उन्हें लगता था अरे इतने बड़े बाप की बेटी है, नौकरी क्यों कर रही है, या काम क्यों कर रही है, या ये क्यों कर रही है। देखिए, अदब से जुड़ना एक मेरा शौक था, या मेरे पापा का शौक था, और अदब के ही जरिए, सच बताऊं तो मैं मीडिया में भी आई हूं तो अदब के जरिए ही आई हूं, क्योंकि पहले शुरू में जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में मेरे डिस्कशन होते थे, जी जी जी, शुरू में शुरुआत मेरी वहां से हुई, तो जाहिर सी बात है कि वो भी एक तरीके से अदब से जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, किसी कोई मौजू देंगे, कोई मजमून देंगे, तभी तो मैं बोल पाऊंगी, अदरवाइज मैं कैसे बोल सकती हूँ। और ये आपने सही कहा कि जहन अभी नहीं बदले हैं, और हकीकत में जब उस वक्त बहुत तकलीफ होती है जब कोई एतराज़ करता है और उन जहनों को सामने लाके वहां बैठ के ही करता है कि अरे वो तो इस प्रोग्राम में आ रही है, ऐसे प्रोग्राम है, टीवी में आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी टीवी को, इन चीजों को अच्छा नहीं समझा जाता, और बहुत बुरा समझा जाता है, और लोग इसकी बगावत करते हैं। लेकिन मेरे फादर ने कभी इस चीज को गलत नहीं कहा। यानी इसका मतलब है कि आपके वालिद का पूरा सपोर्ट या ताउन, माशाल्लाह, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा, हर मोड़ पे मेरे लिए खड़े रहे। शादी मेरी 12th के बाद हो गई थी, उसके बाद में मैंने पढ़ा, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में मैंने लॉ किया, तो मेरे अपने पापा के साथ में जाती थी। हकीकत यह है कि वो लेके मुझे जाते थे, और अल्लाह का शुक्र है हर मोड़ पे उन्होंने मेरा साथ दिया है। अच्छा गजाला साहबा, ये बताइए, जो शायरी आपको विरासत में मिली है या आपकी अपनी काविश का इसमें कुछ शौक का अबल दखल है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे विरासत में मिली है, ये मेरा शौक था। मैं जब छोटी थी तो लिखती थी, छोटी छोटी चीज़ें लिखी और लिख के रख दी। मतलब मुझे छोटी छोटी कहानियाँ लिखने का बड़ा शौक था, बल्कि एक ये शौक था कि मैं ये चाहती थी कि मैं जाऊँ प्रोग्राम, स्टेज पे जाऊँ और बोलूँ। कभी कभी मुझे मौके मिलते थे कि मैं ऐसे प्रोग्राम करूँ, लेकिन कभी कभी शायद किस्मत साथ नहीं दे पाती है, मैं उस वक्त आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसा होता था, मैं बहुत कम बोलती थी। जब पढ़ती थी स्कूल में तो जो ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां होती थी वो आगे बढ़ जाती थी, मैं फिर पीछे रह जाती थी। तो मैं उन चीज़ों को नोट करती थी, मैं लिखती छोटी छोटी चीज़ें लिखी, मगर उस वक्त वो मंजर आप पे नहीं आ पाती थी मेरी चीज़ें, लोग मेरे बारे में नहीं जानते थे। फिर उसके बाद जब मैं दिल्ली आई हूँ तो एक तरीके से मेरी ज़िंदगी जब बदली है, जब मेरे पापा ने मेरी हिम्मत बनाई, उसके बाद में मेरी ज़िंदगी बदली। मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया। इस मोड़ पे आने के बाद मैंने लिखना शुरू किया, मेरी गज़लें छपी, मेरे कॉलम छोटे छोटे लिखती थी, पहले सियासी लिखती थी, समाजी लिखती थी, सोशल वर्क भी साथ में करती थी। मैं ये सोचती थी ज़िंदगी में एक औरत होने के नाते जो मैंने तकलीफ़ें उठाई हैं, अगर मैं सामने वाली किसी औरत को ही देखती थी तकलीफ़ उठा रही है, तो मेरा दिल ये करता था जाके उसकी मदद करूं, उसकी उस तकलीफ़ को दूर करूं। और अल्लाह का शुक्र कि उस वक्त अल्लाह साथ देता था। एक नेक काम करने के लिए जाओ तो अल्लाह मदद करता है, वो आपका साथ देता है, और उस मोड़ पे वो प्रॉब्लम दूर होती थी। इन्हीं चीज़ों को लेके मैं मतलब लिखा करती थी। तो आपने जो शायरी से के लिए किसी से तहरीक भी हासिल की होगी, कुछ शायरात का आपने पढ़ा होगा या कोई आपकी आइडियल रही होगी? जी मेरी आइडियल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छे एक शायर हैं, अगर मैं नाम सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताद ही का नाम लूँगी। मेरे उस्ताद सैयद ज़िया अलवी साहब हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। और दूसरे में शायरी की दुनिया में अगर पसंद करती हूँ, एक बहुत अच्छे शायर जिन्हें कहते हैं वो हैं जावेद मुशीरी साहब। मुझे उनकी शायरी बहुत अच्छी लगती है। मैं शायरातों को उम्मन यूट्यूब पे सुना करती थी, पढ़ती थी, लिखती भी थी, मगर देखिए वो निखार आते आता है, वक्त लगता है, काफी अरसा लगता है उस चीज में, रियाजत मांगती है शायरी। हाँ,
तो यहाँ मेरे उस्ताद का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। उन्होंने बहुत सुधारा है, मेरी गलतियों को सुधारा, मुझे तरीके हर चीज़ उन्होंने संभालने तरीका ये बताया कि ये चीज़ है। एक सबसे बड़ी चीज़ वो ये कहते थे मुझे कि तुम तहत में पढ़ो। मुझे तरन्नुम का बड़ा शौक था, तरन्नुम मेरा अच्छा है नहीं, तो कहते थे नहीं तहत में ही पढ़ो, तहत की शायरी बहुत अच्छी होती है, तहत में ही शायरी समझी जाती है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ गजाला साहब, आप शायरात में किन से मुतासिर हैं? जैसे परवीन शाकिर हैं। परवीन शाकिर से मैं बहुत मुतासिर हूँ, बल्कि मैं इस तरह का कुछ लिखती हूँ, कोशिश करती हूँ। मैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करती हूँ, उनसे बेहद मुतासिर हूँ। मतलब क्या, कौन सा रंग उनका आपको ज्यादा पसंद है? देखिए परवीन शाकिर का तो हर रंग ही बहुत खूबसूरत है। तो किशोर नाहिद का आप नहीं, मैंने देखिए सबको पढ़ा है, लेकिन देखिए उनका परवीन शाकिर का तो किसी से कोई मुकाबला नहीं, मैं ये सोचती हूँ। तो आपकी शायरी में भी उनका कुछ रंग आया है? हाँ, मेरे कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ मिलेगा। अब मैं आपको सारी चीजें एक इंटरव्यू में सब कुछ यहाँ बता दूं, ये शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो आप रिवायती शायरी करती हैं या रोमांटिक शायरी करती हैं या माहौल की? जब माहौल की, हाँ, जैसे जैसे एक मौका होता है हर तरह की करती हूँ। मैं ये कहूँ किसी एक चीज पे आके रुक जाऊँ, वो चीज नहीं है। तो आप शायरी भी लिखती हैं, अफसाने भी लिखती हैं? जी, अफसाने भी, और मज़ामीन भी लिखती हैं? हाँ, पॉलिटिकल कॉलम्स भी लिखती हैं? वो तो जरूर लिखती हूँ मैं, क्योंकि एक सियासत मेरा शौक है, मेरा जुनून है, मेरा शौक है। तो आखिर सियासत से क्यों आपको इतनी दिलचस्पी है? क्योंकि मेरे वालिद एक सियासी इंसान थे, वो यूपी के सदर रहे हैं एक पार्टी के। तो जाहिर सी बात है, एक मैंने बचपन से वही माहौल अपने घर में देखा है, तो इस वजह से सियासत से तो एक मेरे अंदर जुनून है। बस ये सोचिए कि ज़िंदगी में मौके मिलते रहे, और शायद वो वक्त और हालात या मेरा नसीब कहिए कि मैं आगे नहीं बढ़ पाई। नहीं, तो ये सिर्फ सियासत और शायरी दोनों का कैसे आप वो बैलेंस कर पाती हैं? नहीं कर पाती हूँ। देखिए शायरी जो है एक अलग सी चीज़ है, वो अपने घर में हूँ, सुकून से हूँ, मुझे जब जब मौका मिलता है, जब जब मेरे पास वक्त होता है, जब मैं सुकून से होती हूँ, तो मेरे कलम खुद ही उठ जाता है, खुद ही लिखने लगती हूँ। सियासत का एक ये है कि जैसे कोई मसला मसाइल खड़े होते हैं, मसले खड़े होते हैं, या कोई हेडलाइन में ये चीज आ रही है, तो उस वक्त मेरा दिल करता है कि निकल के इन लोगों का साथ दूं, सपोर्ट करूं। नहीं, आप जब सियासत में है तो आप जानते हैं कि औरतों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म होता है, औरतें मजलूम हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा। तो आप तहरीक निस्वा से भी जुड़ी हुई हैं क्या? जी, मतलब किस तौर पे जुड़ी हुई हैं? जैसे हुकूक निस्वा की किसी तंजीम से आपका इंसलाक है? देखिए मेरा किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं अपने पर्सनल तौर पे कि अगर आपकी प्रॉब्लम्स है तो मैं खुद जाके खड़ी होकर खुद अब उसको दूर करने की कोशिश करूँ। नहीं, तो आप तो जानते होंगे कि औरतों के क्या क्या मसाइल हैं आज के जो भी मसाइल जी होते हैं, मैं पहले समझती हूँ, फिर उसके बाद अगर मेरे बस का होता है तो मैं दूर करने की कोशिश करती हूँ। आप मेरे ख्याल से ड्रामे से भी आपकी वाबस्तगी रही है, थिएटर भी आप करती रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि थिएटर तो एक डाइंग आर्ट है आज के ज़माने में। पहले ज़माने में हबीब तनवीर थे, असगर वजाहत वगैरह थे, और बहुत सारे थे, आगाश काश्मीरी वगैरह थे, तो उसकी वजह से उर्दू थिएटर जिंदा था। लेकिन अब उस पर मौत के असरात ज़्यादा नज़र आते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? क्या हालात नहीं बदले? क्या जवाल पजीर नहीं हो रहा है थिएटर? नहीं, हालात तो बदल रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा अब लोगों में दिलचस्पी अब दोबारा से बढ़ रही है थिएटर के मुताल्लिक। अभी बीच में कम था, लेकिन अब मैंने देखा लोगों में एकदम से एक उछाल आया है, लोग थिएटर की तरफ जा रहे हैं। नहीं, पहले नुक्कड़ नाटक से लोगों की दिलचस्पी थी, और बहुत सारे जो नाट्य कार्यक्रम हुआ करते थे, NHD भी बहुत पहले उसमें था, एक्टिव था, लेकिन अब थोड़ा सा एक्टिवनेस में कुछ कमी आई है लगता है। देखिए कमी आई थी, लेकिन मुझे ये लगा है जैसे कि मैं दोबारा से स्टेज से जुड़ी हूँ। मेरा अभी प्ले हुआ था, अभी आपने शायद देखा हो, श्री राम सेंटर में था, मौका अच्छा है, एक प्ले हुआ था। और तो मुझे वहां देखकर लोगों को लगा कि लोगों में दिलचस्पी बरकरार है, बल्कि हो सकता है कुछ वक्त के लिए ये कम हुई हो, लेकिन दोबारा से मुझे लगता है जुड़ रहे हैं। जैसे कि अब हमें लगता है हम जा रहे हैं, हमने देखा अरे उमराव जान प्ले होने वाला है, तो मेरी अंदर से ख्वाहिश हुई, जबकि मैं मीडिया से जुड़ी हूँ, मैं सीरियल करती हूँ, मैं टेलीफिल्म करती हूँ, मैं ऐड करती हूँ, अरे नहीं ये तो मैं जरूर देखूंगी, ये स्टेज पे कैसे होता है। तो ये चीजें बढ़ रही हैं। हो सकता है कि कम हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि दोबारा से। गजाला साहब, ये कहा जा रहा है कि पहले ये देहातों में भी था, कस्बात में भी था, लेकिन अब ये मेट्रोपॉलिटन शहरों में ही महदूद होकर रह गया है थिएटर या ड्रामा। क्या आप इस ख्याल से इत्तेफाक करती हैं? मैं इस ख्याल से तो इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में भी अगर उन लोगों को मौका मिलता है तो आपने देखा होगा, चाहे वो रामलीला जैसी
चीज़ों को जब वो स्टेज पे लाते हैं तो छोटे छोटे प्ले करते हैं। हाँ, आप ये ज़रूर कहेंगे कि हमें बड़े शहरों में सहूलियत ज़्यादा है, छोटे शहरों में हमें सहूलियत नहीं है, इस वजह से हो सकता है हम थोड़ा पीछे रह गए हों। नहीं, जैसे पहले इप्टा था, इप्टा का हर जगह एक वो हुआ करता था, प्रोग्राम होता था, ड्रामे होते थे, थिएटर होते थे, तो लोगों की दिलचस्पी थी। लेकिन अब आवाम की जो है ना तवज्जो, जो आम आदमी की तवज्जो जो है ये नाटक से या ड्रामे से हटती जा रही है। इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती, मुझे तो यही लगता है कि उम्मन लोगों को दिलचस्पी बढ़ रही है। नहीं, सिनेमा की वजह से, टेलीफिल्मों की वजह से बहुत मनफी असर पड़ा है ना इसके ऊपर। देखिए, अब घर घर तो टीवी हो गए, पहले ये चीजें नहीं होती थी। अब लोगों को एक तो वक्त नहीं मिलता, वक्त मिलता है तो वो टीवी में ही सारी चीजें देख लेते हैं। अब जो लोग शौकीन होते हैं वो इन चीजों को ज्यादा अहमियत तो ये बताएं, आजकल उसका स्क्रिप्ट का भी कुछ असर है क्या इस पे, ड्रामे या थिएटर? पहले अच्छे पहले स्क्रिप्ट का जवाब नहीं होता था। अब पहले देखिए गानों का जवाब नहीं होता था। आज के वक्त में और पहले के वक्त में जमीन आसमान का फर्क है। तो उसका भी कुछ उसका हाँ, लोगों की सोच पे असर है। तो जैसे आपने कौन कौन से ऐसे ड्रामे किए हैं जिसका ऑडियंस की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स? देखिए, मैंने जितने भी किए हैं मेरी तरफ से मुझे ये लगता है कि सब मुझे पसंद करते थे और लोग पसंद करते थे। तो बहुत सारे ऐसे, अब एक फहरिस्त मैं आपको बना के चलूं तो मैंने 15 साल हो गए मुझे मीडिया में कंटिन्यू काम कर रही हूँ। लाइव भी किया है, स्टेज भी किया है और शोज भी किए हैं, सीरियल भी किए, टेलीफिल्म भी किया है, फ्लर्स भी किए, बहुत कुछ मैंने किया है। तो अब मैं एक फहरिस्त के हिसाब से चलूं तो बहुत लंबा होगा, लेकिन जो भी मैंने काम किया लोगों ने पसंद किया। तो आप उसमें किस तरह का कैरेक्टर करते थे? जो भी कैरेक्टर, अब हमारे एक आर्टिस्ट के लिए तो ये थोड़ी कि हम मतलब जो भी हमारे हिसाब से कैरेक्टर, देखिए हमारे लिए जो भी हमें डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी हमें कैरेक्टर देता था, हमें उस कैरेक्टर में ढल के काम करना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि मेरी पसंद का कोई कैरेक्टर होता था, हमें उसमें रंग के करना पड़ता है काम, हमें हर तरह के करना पड़ते हैं। अब लोग अगर उसी में हमें पसंद करते हैं तो दूसरा हमें मिल जाता है, नहीं पसंद करते हैं तो फिर हम। तो आपकी शख्सियत में बड़ी वैरायटी है, तनव्वुर है, तो इन सारी चीज़ों को कैसे आप बैलेंस कर पाते हैं? हाँ, बस कर लेती हूँ। अब इतने क्या बताऊँ आपको कैसे कर लेती हूँ, जैसे भी होता है। नहीं, जाहिर है कि आप ड्रामे भी कर रही हैं, शायरी भी कर रही हैं। देखिए, ड्रामे अभी मेरे कम हो गए, पहले शायरी कम करती थी, मीडिया का मेरा काम बहुत था। पहले शायरी में कम करती थी, अब मीडिया का मैंने थोड़ा काम कम किया है। अच्छा, आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़ी रही हैं। ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से जो जबान का जो चेहरा है वो मस्क नहीं हो रहा है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। नहीं, अक्सर तो यही शिकायत आती है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जबान को बिगाड़ दिया है, उसका चेहरा मस्क हो रहा है। अब ये लोगों की अपनी अपनी सोच है। नहीं, तो आप तो देखती होंगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, खबरें देखती होंगी, सारी चीज़ें देखती होंगी, लहजा देखती होंगी, तलफ़ुज़ देखती होंगी, तो कुछ बिगड़ रहा है ज़रूर ऐसा जिसकी वजह से लोग एतराज़ात कर रहे हैं। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ बोलूँ कुछ संभल भी रहा है, कुछ हम लोग खो भी रहे हैं अपनी तहजीब को, तो कुछ हम कुछ वहीं से कुछ पा भी रहे हैं। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये बताइए। अच्छा गज़ाला साहिबा, आपका जो शेरी मजमू ख्वाब की आहट जो शाये हुआ है, हाँ। इसमें किस तरह की शायरी ज़्यादा है? मतलब देखिए, इसमें रोमानी भी है, कुछ सियासी भी है, कुछ नाते भी हैं, हर तरह की शायरी है। और इसमें एक गज़ल मैंने नज़म लिखी है अपनी ज़िंदगी को, मेरी ज़िंदगी की जो अक्कासी करती है, वो मैंने एक नज़म भी लिखी है, शायद मैंने आपसे जिक्र भी किया था उसका। और मतलब अच्छी, मतलब अपने हिसाब से मैंने जो मेरे जहन में आया ये सोचा, मैंने उसको अपनी किताब में उतार दिया। यानी आपके जो जज्बात, एहसासात, मेरे जज्बात, सारी चीज़ें आपकी शायरी में जी। तो आपकी एक नज़्म इसमें मैं देख रहा था कि औरत के उन्वान से जी। ऐसा लगता है कि औरत बहुत ही मजलूम, मखूर या मातूम वजूद है। बिल्कुल, आप कितना ही कह लो, औरत बहुत स्ट्रांग है, लेकिन औरत मजलूम भी है। लेकिन कहा जाता है कि औरत कोमल जरूर है लेकिन कमजोर और कमतर नहीं। ये भी सही है, जिस वक्त वो ठान लेती है कि उसे कुछ करना है तो मैं सोचती हूँ वो कमजोर नहीं है। कभी कभी मुझे भी लगता था कि मैं बहुत कमजोर हूँ, दुनिया में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, बहुत हार गई हूँ जिंदगी से। सारी रात शायद मैं रोती रहती थी, मेरी जिंदगी उस मोड़ पे भी आई थी। लेकिन जब मैंने कोशिश की, हिम्मत की, तो मैं आगे बढ़ी। तो जो आपकी ज़िंदगी है यकीन हम लोगों के लिए बहुत उसमें दर्स है, सबक है। तो आप वो जो सवानही नज़्म जो आपने लिखी है, क्या हमारे नाजरीन के सामने पेश कर सकती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मेरी जो नज़्म है उसका उन्वान है मंजरनामा, और ये पहला मंजर है जो आपके सामने सुना रही हूँ। वो दौर था कच्चे ख्वाबों का, जब एक सलोनी सी लड़की, कुछ काली सी कुछ भद्दी सी,
सब बहनों में कुछ कमतर थी। वो अपने बदन से बेपरवाह, वो अपनी सिफत से आरी थी। वो खेल को दुनिया समझी थी, पर दुनिया की है रीत अलग, ये सबको कहाँ सुख देती है। कुछ सोच के बाबुल ने उसको एक नूर का तमगा दे डाला। उस नूर से वो कमसिन लड़की हद दर्जा मोहब्बत कर बैठी, पर नूर से वो काली लड़की बिल्कुल न मुजव्वल हो पाई। एक चांद का टुकड़ा कोख में वो उस नूर से लेकर घर आई। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दूसरा मंजर है, फिर वक्त ने करवट बदली, जब बाहोश हुई वो काली लड़की। अब उसने जहाँ को समझा था, अब उस हुस्न को उसने जाना था, अब उसकी अना भी जागी थी। अब उसने बदन के पैकर को इस दर्जा सवारा था बढ़कर कि लोग उसे जब देखें तो बस देख के ही दम भरते थे। उस काले काले रूप पे अब एक सुर्ख सफेदी छाई थी। वो अपनी जवां हिम्मत के तहत बाजारे सियासत में आई, फिर शहरे सहाफत में उतरी और उसकी जहाने हस्ती में एक और समीरे जान मिला, जो दोस्त बना, गमखार बना, हमराज बना, दिलदार बना। कुछ उलझन लेकिन बाकी थी, कुछ और भी किस्से सुनने थे। और तीसरा मंजर सुनिएगा, अब काली लड़की औरत थी, औरत भी सबसे यकता थी। अब उसकी शोहरत के किस्से कुछ लोगों तक जब पहुंचे थे, उन लोगों में कुछ दोस्त बने, कुछ मिलके हुए बेगाने से और रिश्ते हुए अफसाने से। वो भीड़ में तन्हा तन्हा थी, खिलवत में अकेली रहती थी। हर सुबह मुसीबत बनती थी, हर शाम तफक्कुर देती थी। कुछ अपने परायों ने ठोकर इस तरह लगाई थी उसको कि रूह भी घायल घायल थी। वो जब्त का दामन थामे बस लड़ती ही रहती थी किस्मत से। वो आला नसब की वंशज थी, झुकना ही नहीं था फितरत में। हर फन से मुज़य्यन होकर अब मैदान सुखन में आई जब। कुछ लोग जले, कुछ लोग मिले, गिरविदा हुए कुछ सामे भी। अब उसका तकज्जुल यकता था, उसका तसव्वुर आला था। अब उसने जहन की वादी से अल्फाज तराशे चुन चुन कर। हर मिसरा चांदी का उजला, हर शेर बुलंदी वाला है। अब उसकी गज़ल को सुन सुन के कुछ आह बरे, कुछ वाह कहें। अब वो काली भद्दी लड़की जो एक गज़ाला खाम थी, बस वो आज ज़ियाए सहर हुई। अब रोशनी अपने नाम की वो ली जाएगी यौमे औश तलक। जिस रोज़ ये मुमकिन होगा तो वह अपने मंजर नामे पर एक और सुहाना सा मंजर लफ्ज़ों की मदद से खींचेगी। ये मेरी नज़म थी जो मेरी ज़िंदगी की अक्कासी करती है। ये बहुत ही मतलब ऑटोबायोग्राफिकल नज़म थी और यकीनी तौर पे इससे आपकी ज़िंदगी के सारे रंग मालूम होते ही। अच्छा, ये बतलाएं आपके जो मतलब कि अदब जो है, ये आजकल जो एक अलग एक लेडीज कंपार्टमेंट बनाया जा रहा है अदब को, तो क्या आप चाहते हैं कि अदब को औरत मर्द के खानों में तकसीम किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तकसीम किया जाएगा तो फिर छोटी बड़ी चीज़ें होने लगेंगी। अगर मिलकर करें, मेरे ख्याल से सामने सामने बैठ के करें तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहेंगी। नहीं, अगर ऐसी बात है कि अदब तज़किर और तानीस के खाने में क़ैद नहीं है, तो क्यों कहा जाता है कि आपकी शायरी के अंदर निस्वानी जज्बात, निस्वानी एहसासात, फिर ये भी ख़त्म कर देना चाहिए? मुझे तो ये लगता है कि देखिए, जहाँ तक मेरी सोच है, मैं अपनी सोच आपके सामने कह रही हूँ कि वो एक अलग सी चीज़ है कि आप जो बात कह रहे हैं वो एक अलग सी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर हम मतलब लोगों के दिमागों में ये चीज़ आ जाती है कि ये औरत है या मर्द है, कि निस्वानी ख्यालात हैं या ये दूसरे ख्यालात हैं। ये चीज़ें जो हैं, आप ये सोचते हैं कि ये ख्यालात हमारे बारे में, मान लीजिए एक औरत के बारे में आप ये सोच रहे हैं औरत ही ज़्यादा बेहतर जानती है, ठीक है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ बहुत सारी हस्तियाँ ऐसी गुजरी हैं जो हमसे ज़्यादा बेहतर मर्द भी औरत के बारे में लिख पाए या कर पा रहे हैं। अल्ताफ हुसैन हाली है जी, राशिदुल तो वो उनका तो खैर हम मुकाबला भी नहीं कर सकते। मैं तो ये कहूँगा कि जो तानीसी मंशूर है, मतलब एजेंडा जो है तानीसियत का या औरतों का, वो डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने दिया है। ख्वातीन में तो किसी ने नहीं दिया। मौलवी मुमताज़ अली ने तहज़ीब निस्वा जैसा रिसाला निकाला जिसमें सारी औरतें उस वक्त की जो मारूफ औरतें हैं, नज़र सज्जाद, हैदर या जितनी भी औरतें, हिजाब, इस्माइल वगैरह, सब उसी रिसाले के जरिए से सामने आई। तो जाहिर है कि मर्दों का एक अहम किरदार है औरतों के फ़रोग़ के अंदर, निसाई अदब के फ़रोग़ में, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिर ये इस तरह की तफरीक को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। तो गज़ाला साहिबा, आपने गज़लें भी कही हैं, तो गज़लों में आप मतलब अहमद फराज से भी शायद मुतसिल लगती हैं। मैंने उनकी ज़मीन पे एक गज़ल लिखी है। जी जी जी, मैंने उनकी ज़मीन पे लिखी है, मतलब एक कोशिश की है, मैं एक जसारत की है कि कुछ मेरा है, शायद मेरी किताब में ही है, वो छपी हुई है।
तो एक कोशिश की है। देखिए मैं ये कहूँ कि हाँ उस लेवल की लिखी, उसकी तो नहीं लिख पाई, लेकिन एक कोशिश की है। जरा वो कोशिश हम लोग भी चाहते हैं इसमें है, मैं आपके हिसाब से पढ़ती हूँ। सुना है वो तो बहारों के ख्वाब जैसा है, सुना है अक्स भी उसका गुलाब जैसा है, सुना है उसको हवा गुनगुना के चलती है, सुना है लहजा भी उसका रुबाब जैसा है, सुना है उसका सितारे तवाफ करते हैं, सुना है चांद की वो एक किताब जैसा है। और सुनिएगा, सुना है उसकी निगाहें हैं मैं कदे जैसी, सुना है उसका नशा भी शराब जैसा है, सुना है उसकी पनाहों में फूल खिलते हैं, सुना है वो तो चमन की शबाब जैसा है, सुना है उसके कदम लबलबा के पड़ते हैं, सुना है वो तो परस्तिश के बाप जैसा है, सुना है उसकी रफाकतें हैं जन्नतों जैसी, सुना है फासला उससे अजाब जैसा है, सुना है हार ही जाते हैं अहले दिल उससे, सुना है इश्क में वो कामयाब जैसा है, सुना है उससे खलिश रखने वाले कहते हैं वो शख्स अच्छा नहीं है खराब जैसा है, सुना है उसकी रवानी में साज बजते हैं, सुना है उसका मचलना जनाब जैसा है, सुना है सबसे निराला वो सबसे यकता है, सुना है आप ही अपने जवाब जैसा है, सुना है शहरे ग़ज़ाला में दिन निकलता है, सुना है रात में वो महताब जैसा है। बहुत खूब, बहुत अच्छी तख्लीक है आपकी। और मेरे ख़्याल से आप एक ऐसे माशरे से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ ताज़ा हवाओं का इम्कान भी नहीं होता, उसके बावजूद भी आपकी शायरी में ताज़ा हवाएं हैं, और ज़ाहिर है कि ये आपकी उस बगावत का नतीजा है जो शायद आपने अपने माशरे से, अपने समाज से की है। कि मैं यही कहूँगी सर कि हम ये कहते हैं कि मैंने बगावत की है, एक लफ्ज़ यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वक्त और हालात हमें बगावत करने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ हालात ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जो हमें बगावत करने पर इसलिए मजबूर करते हैं। अगर हम ज़िंदगी में बगावत ना करें या अपने आप को आगे ना बढ़ाना चाहें तो हम वहीं दब के रह जाएंगे। फिर अच्छा साथ कौन देता है? ज़िंदगी में कोई भी साथ नहीं देता है, आपका अपना आपा होता है जो साथ देता है। देखिए एक वक्त होता है जो सब आपका साथ देते हैं। जी। ठीक है, हर इंसान, मान लीजिए बहन भाई हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, सब अपने अपने घरों के हो जाते हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई ट्रेजेडी है तो उसको तो हमें ही संभालना है ना। एक वक्त तक तो कोई साथ देगा, कब तक देगा कोई साथ? नए जजीरे की तलाश के लिए बगावत तो करनी पड़ती है। और मैं ये कहूंगी कि देखिए तोड़नी पड़ेंगी तभी आप कुछ कर सकते हैं, वरना जिंदगी एक औरत की बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी, कुछ नहीं कर सकती। मैं चाहता हूँ कि वो एक नज्म आपकी इसमें औरत के हवाले से मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी नज्म है, और मेरे ख्याल से औरत के पूरे वजूद की अक्कासी कर रही है। जी। तो नाजरीन के सामने अगर वो नज्म भी अगर आप पढ़ दें तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि इस तरह की नज़में बहुत कम लिखी जाती हैं जिसमें औरत के पूरे कर्ब और दर्द को बयान किया गया हो। यही है। मैं औरत हूँ सो मुजरिम कहलाऊंगी, मर्दों की बस्ती में, मर्दों के इस जंगल में सब कुछ मुझको सहना है, फिर भी चुप रहना है। मैं औरत हूँ, ऐसा ही भाग मेरा, इन मर्दों से सारे रिश्ते, पति पत्नी बेटा भाई, इन सब की हूँ जननी भी। मैं औरत हूँ, मैं उनको समझती हूँ, मैं उनका सम्मान करती हूँ, ये मेरा ईमान। मैं उनकी पहचान नहीं हूँ, ये मेरी पहचान। मानूस में एहसान में औरत हूँ, औरतपन का पालन मुझको करना है, यूं ही जीना मरना है। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, नहीं हूँ मैं इंसान, मैं औरत हूँ। बहुत खूब। ये बतलाएं, जब आपने औरत की बात की है तो आपकी शनाख्त का कौन सा हवाला आपको ज़्यादा पसंद है, माँ का, बेटी का या बीवी का? सभी अच्छी है, मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? माँ अपनी जगह है, बीवी अपनी जगह है, बहन अपनी जगह है। फिर भी कोई ना कोई चीज़ तो आपको ज़्यादा। देखिए माँ तो सबसे बड़ी चीज़ है, माँ का मुकाबला तो है ही नहीं। ग़ज़ाला साहिबा, आपसे गुफ्तगू करके अच्छा लगा, और मेरा ख़्याल है कि आपकी शख्सियत बड़ी मतनव्वा है, और इस तरह की ख़वातीन बहुत कम है हमारे यहाँ जिनके अंदर इतनी औसाफ हो, इतनी सिफ़ात हो, इतनी खूबियाँ हो। और इन सारी खूबियों के साथ आपने जो ज़िंदगी की जद्दोजहद की है और जो लड़ रही हैं ज़िंदगी मनफी ताकतों से या मनफी जहनीत से भी, मेरे ख्याल से आपकी लड़ाई रही है शायद। बिल्कुल रही है।
क्योंकि माशरे में मनफी ताकतें या मनफी जहनीत की वजह से जो है ना माशरा तरक्की की राह पर नहीं चल पाता है। तो मेरे ख्याल से आपने जो एक रविश अख्तियार की है, जो आपने अपना रास्ता अख्तियार किया है, उसमें मनफियत से लड़ने की भी ताकत शामिल रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिंदगी में हकीकत में मैं हर दौर से हर वक्त से गुजरी हूँ। मैंने बहुत अच्छा वक्त भी देखा है, बहुत बुरा वक्त भी देखा है। तो ये औरतों को ये जो मनफी ज़हनियत है जिसकी वजह से उनकी तरक्की की राहें बंद हो जाती हैं, मसदूद हो जाती हैं, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? लेकिन आपकी नज़्म के लिहाज से तो लगता है कि औरतें चुप ही रहना पसंद करती हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पसंद करती है लेकिन कोशिश करना चाहिए। तो आप भी तो अपनी नज़्म जिस औरत की अक्कासी की है उसमें कहा है कि आप मैं चुप हूँ, मतलब मैं चुप हूँ। देखिए, जुल्म सहना एक अलग बात है। जुल्म तो मैं कहूँ कि मैं आज भी सह रही हूँ। मैं ही कहूँ मर्द के जुल्म नहीं सह रही हूँ, मैं मर्द के जुल्म आज भी सह रही हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में अपने आप ही आगे बढ़ रही हूँ ना। आप ये सोचिए कि कोई एक, मान लो मेरा शौहर, एक मिसाल दे रही हूँ, मतलब ये हकीकत नहीं है, मान लो मेरा शौहर अगर मुझ पे दिन रात जुल्म कर रहा है, मैं तो खत्म हो गई। जी जी जी, ठीक है, लेकिन जिंदगी में मैं अपनी कोशिशों से आगे बढ़ रही हूँ ना। अगर वो कोशिश है, हाँ ये जरूर है कि अगर बिना सपोर्ट के नहीं औरत बढ़ सकती है। जी जी, उसे एक साया, एक सरपरस्त की जरूरत पड़ती है। हाँ, इसका मतलब है इज़्दिवाजी जिंदगी का आपके ऊपर कोई ज्यादा मनफी असर नहीं पड़ा है, कह लीजिए आप। नहीं, अक्सर होता है कि अगर इस तरह का होता है तो फिर तख्लीक की राहें बंद हो जाती हैं जी। फिर आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। आप फिल्में भी कर रही हैं, टेली सीरियल भी कर रही हैं, ड्रामे भी कर रही हैं, तो बगैर शौहर के ताउन के तो ये मुमकिन ही नहीं है। हाँ, इस जगह तो मेरा शौहर का सपोर्ट रहा, ये फैक्ट है, ये हकीकत है। बहुत सारी चीजें देखिए ऐसी होती हैं कि मैं ये कहूँ कि बहुत सी चीज़ें मेरे मान लीजिए मैंने एक तकलीफ उठा रही हूँ, मैं कहूँ दुनिया के सामने मैंने ये बहुत तकलीफ उठाई है, तो नहीं, हम जिस माहौल में पड़े हैं ना, तो हमारी माँ ने हमें ये तरबियत दी थी, बेटे कितनी भी तकलीफ में रहो अपने तक रखना, हम तक ना पहुँचाना। मैं जिस घराने की, जिस घर की हूँ, मैंने कितनी भी तकलीफ में रही, मैंने अपने माँ बाप तक वो अपनी तकलीफ नहीं पहुँचाई। ये तो अच्छी आदत है, ठीक है। तो एक औरत शायद वो ये है कि वो दब तो जाती है, सबसे आप सही कह रहे हैं कि चुप भी रहती है, लेकिन अगर वो कोशिश करे और उसको सपोर्ट रहे, मैं ये तो सबसे पहले कहूंगी कि औरत को सरपरस्ती की, एक साई की जरूरत पड़ती है, उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत सी औरतें बढ़ भी जाती हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं बढ़ती हैं, लेकिन शायद मैं उनमें से हूँ, मुझे एक साथ की जरूरत पड़ेगी तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मैं ये कहूँ मैं अकेली बढ़ी हूँ तो मैं अकेली नहीं बढ़ी। गज़ला साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी शायरी और ड्रामे और थिएटर और दीगर मुतल्लक़ात के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत। This program is sponsored by